स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपनी बात चल रही थी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसके अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफाइन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन में मैंने बात की थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। एप्लीकेशन में सबसे पहले जो था वो अपने क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ ए बॉन्ड। सबसे पहले क्या पढ़ा था, बॉन्ड नेचर। बॉन्ड नेचर की बात हो गई थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बंध की प्रकृति कैसे बताई जाती है, इसकी अपन ने बातें कर ली थी। सेकंड जो एप्लीकेशन था वो मैंने कहा था नेमिंग ऑफ कंपाउंड। नेमिंग ऑफ ए कंपाउंड, कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग किसके द्वारा की जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर की जाती है। इसी से अपन स्टार्ट करेंगे आज का अपना टॉपिक। किसी नेमिंग ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड का नामकरण किसके आधार पर करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर करना है। तो कैसे होता है नामकरण, अपनी बात करेंगे। नेमिंग कैसे होगी उन कंपाउंड्स की, तो यहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट करें। कुछ प्रॉपर्टीज और भी थी, एप्लीकेशन कुछ और भी थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर, जैसे नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, नेचर ऑफ हाइड्राइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड। इसी तरीके से जैसे मैं बात करूं तो हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट एंड थर्मल स्टेबिलिटी, इनकी बात करेंगे अपन वन बाय वन। तो आज का अपना जो टॉपिक है, सेकंड जो एप्लीकेशन है वो क्या होगा, नेमिंग ऑफ कंपाउंड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखना बच्चों ध्यान से। तो नेचर ऑफ बॉन्ड की तो बात हो गई थी, बॉन्ड नेचर की इससे जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें अपने पढ़ लिया था। अब बात करेंगे किसी कंपाउंड का नामकरण कैसे किया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। देखना सेकंड जो एप्लीकेशन है वो क्या है, नेमिंग ऑफ कंपाउंड। नेमिंग ऑफ ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड का नामकरण। कंपाउंड भी कैसा होना चाहिए, जिसमें दो एटम प्रेजेंट हो, द्विअंगी। बाई पार्ट कोई कंपाउंड होना चाहिए। तो इसमें क्या कहा यहाँ पे, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, द्विअंगी होना चाहिए। द्विअंगी का मतलब दो एटम होने चाहिए। दो एटम, कम से कम दो एटम से मिलकर बना हुआ जो कंपाउंड है उसका जो नामकरण किया जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर किया जाता है। देखना बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखना अगर किसी कंपाउंड में जो दो एटम से मिलकर बना हुआ है कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल बोल देता हूं मैं उसको, तो उसका नामकरण अगर करना हो, देखना अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। जैसे मैंने बात की ICL। ICL कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल है जो दो एटम से बना है, द्विअंगी क्या है, कंपाउंड है। इसका नामकरण करना है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर अपन कैसे नामकरण करेंगे। तो अभी डिफाइन नहीं हो रहा कि अपन इसको क्या बोलेंगे, आयोडीन क्लोराइड बोले या क्लोरीन आयोडाइड बोले। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आयोडीन क्लोराइड बोले या इसको क्लोरीन आयोडाइड बोले। तो ये किसके द्वारा पता किया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। तो मैंने कहा किसी द्विअंगी कंपाउंड का जो नामकरण किया जाएगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर किया जाता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि इसका नामकरण सही नाम क्या होगा, इन दोनों में से इसको आयोडीन क्लोराइड बोले या क्लोरीन आयोडाइड बोले। तो कैसे पता लगाया जाता है, इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। देखना, नोट लगा के नोट कर लेना इस चीज को। जब भी द्विअंगी कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर नामकरण किया जाता है तो क्या होता है, कम विद्युत ऋणी परमाणु, कम विद्युत ऋणी परमाणु जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, कम विद्युत ऋणी परमाणु पहले लिखा जाता है, पहले लिखा जाएगा। कम विद्युत ऋणी परमाणु पहले लिखा जाएगा और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु बाद में लिखा जाएगा। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु क्या होगा, बाद में लिखा जाता है, बाद में लिखा जाएगा। तो ध्यान में क्या रखना है कि कम विद्युत ऋणी परमाणु को पहले लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु। इसी के अकॉर्डिंग अगर ये ऑर्डर अपना फॉलो हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, उसका नोमेनक्लेचर सही होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। तो किसके द्वारा चेक करें, अधिक विद्युत ऋणी और कम विद्युत ऋणी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफाइन हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर इसका नामकरण अपन करें। तो देखना I और Cl में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, यहाँ पे क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है।
क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है आयोडीन से। तो देखना बच्चों, मैंने कहा कम विद्युत ऋण परमाणु कौन है इसमें, आयोडीन। ये क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इसकी क्या होती है, अधिक विद्युत ऋणता। तो कम विद्युत ऋण परमाणु को पहले लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, आयोडीन। सबसे पहले क्या लिखूंगा, आयोडीन, और उसके बाद क्या लिखूंगा, अधिक विद्युत ऋण परमाणु क्लोरीन। तो आयोडीन क्लोराइड इसका क्या होता है, सही नोमेनक्लेचर होता है, लेकिन क्लोरीन आयोडाइड यहाँ पे क्या होता है, ये गलत नेमिंग होती है इसकी। इस तरीके से किसी द्विअंगी कंपाउंड्स का जो नामकरण किया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले आप इसको नोट कर ले, उसके बाद अपन चलते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स पर। चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, OF2, या इसको क्या लिखा जा सकता है, F2O। इसमें से चेक करना है करेक्ट कौन सा है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे OCl2, इसमें से करेक्ट बताना है, करेक्ट कौन सा होगा। तो देखना बच्चों ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑक्सीजन और फ्लोरीन में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली बात की जाए तो इसका नोमेनक्लेचर बात कर लेते हैं। तो देखना यहाँ पे तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, ऑक्सीजन फ्लोराइड, फ्लोरीन फ्लोराइड, ऑक्सीजन फ्लोराइड। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, ऑक्सीजन फ्लोराइड। इसी तरीके से इसका नोमेनक्लेचर किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन ऑक्साइड। अब इसमें से बात आती है नोमेनक्लेचर कौन सा करेक्ट होगा। तो देखना बच्चों ध्यान से, मैंने कहा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको पहले लिखा जाता है। तो ऑक्सीजन में अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसको पहले लिखा जाता है, उसके बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन के अधिक विद्युत ऋण परमाणु ये है, तो यहाँ पे ये करेक्ट नहीं होगा, अधिक विद्युत ऋण परमाणु को इसने पहले लिख दिया तो ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट कौन सा होगा, ऑक्सीजन फ्लोराइड। इस तरीके से ध्यान में रखना होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, देखिएगा बच्चों ध्यान से, ये क्या है, ऑक्सीजन क्लोराइड, और ये क्या होगा, क्लोरीन ऑक्साइड। इसमें से करेक्ट कौन सा होगा, जिसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, कम होती है, उसको क्या लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। तो विद्युत ऋणता ऑक्सीजन और क्लोरीन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे किसकी विद्युत ऋणता कम होती है, क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ऑक्सीजन से कम होती है। क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होती है, कम होती है। तो ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लोरीन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो पहले लिखा जाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्लोरीन पहले आएगा और ऑक्सीजन क्या आएगा, बाद में आएगा। इसका मतलब इसका नोमेनक्लेचर कौन सा सही होगा, पहले क्लोरीन, तो क्लोरीन ऑक्साइड। ये क्या है, इसका नोमेनक्लेचर सही है और ये इसका नोमेनक्लेचर क्या है, गलत। तो द्विअंगी यौगिकों का मैंने कहा कोई भी मॉलिक्यूल जो बना हुआ है दो एटम से कम 2 एटम से मिलकर बना होना चाहिए। उसमें अगर बात करें नोमेनक्लेचर की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर इसका नोमेनक्लेचर डिसाइड होता है कि करेक्ट होगा या इनकरेक्ट। नोट कर लो तो इन एग्जांपल्स को। चलिएगा, तो बच्चों कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिसका यहाँ पे ये जो रूल फॉलो है यहाँ पे नहीं होता। कुछ ऐसे कंपाउंड्स एज ए एक्सेप्शन पर पढ़ेंगे। देखना एक्सेप्शन कौन कौन से है उसको ध्यान में रख लेना आप लोग। एक्सेप्शन अपवाद, जैसे अमोनिया, जैसे मेथेन। इसी तरीके से बात की जाए तो नाइट्रोजन के हैलाइड्स, जैसे NBr3। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ,
NBr3 और NI3। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जिसको ध्यान में रखना होता है आप लोगों को। तो देखना, ध्यान में रखना है इनको। इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता में ज्यादा किसकी है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है हाइड्रोजन से। इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या बोलना चाहिए था, हाइड्रोजन नाइट्राइड बोलना चाहिए था, लेकिन इस तरीके का कुछ नहीं बोला जाता। यहाँ पे क्या होता है, ये जनरली पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स होते हैं। ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड, ये कार्बन का हाइड्राइड और ये हैलाइड हो गया नाइट्रोजन का, ये भी नाइट्रोजन का हैलाइड हो गया। तो पहले कौन आ रहा है, नाइट्रोजन के हैलाइड, इसका मतलब नाइट्रोजन हैलाइड। इसी तरह कार्बन हैलाइड, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, अमोनिया, मेथेन और ट्राइब्रोमो, ये जो अमोनिया डेरिवेटिव्स है, इस तरीके से अपन ध्यान में रख लेना, आप लोग इसको नोट कर लो। चलिएगा बच्चों, ये बात हो गई किसकी, नोमेनक्लेचर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर अपना जो सेकंड एप्लीकेशन था, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कंपाउंड कैसे की जाती है। कम विद्युत ऋण परमाणु को पहले लिखा जाता है, अधिक विद्युत ऋण परमाणु को बाद में लिखा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड जो एप्लीकेशन है अपन पढ़ेंगे, नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। नेचर ऑफ ऑक्साइड, थर्ड एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं, देखिएगा ध्यान से। नेचर ऑफ ऑक्साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर कैसे बताई जाती है। नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्साइड बनेगा उसकी नेचर कैसी है, ये कैसे किसके अकॉर्डिंग बताना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर बताना है। किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्साइड बनाएगा वो उसकी नेचर क्या है, या तो वो क्या होगा, न्यूट्रल ऑक्साइड होगा, या वो क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा, या वो बेसिक होगा, या एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो इसका पता किसके द्वारा किया जाता है, उसका पता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर किया जाता है। तो देखना बच्चों, ध्यान से इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। ऑक्साइड, सबसे पहले बात आती है ऑक्साइड की। ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो देखना, ऑक्साइड को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं यहाँ पे। ऑक्साइड कितने तरीके के बोले जाते हैं, 4 तरीके के बोले जाते हैं। क्लासिफाई कर रहा हूं, देखना बच्चों ध्यान से, सभी को एक साथ कंपेरेटिवली बात करेंगे। 4 तरीके के ऑक्साइड होते हैं, कौन कौन से, उदासीन, न्यूट्रल, उदासीन ऑक्साइड, उभयधर्मी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। 4 तरीके के इसमें क्लासिफाई कर दिया। तो देखना कौन कौन से कंपाउंड, इसके ऑक्साइड की नेचर कैसे होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। उदासीन का मतलब क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन दी जाती है, उदासीन ऑक्साइड्स क्या होते हैं, उदासीन ऑक्साइड भी होते हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करें। किसी के साथ रिएक्शन नहीं करने का मतलब क्या होता है, एसिड और बेस। एसिड और बेस के साथ जो रिएक्शन नहीं करें वो क्या कहलाते हैं, उदासीन ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं अम्ल और क्षार के साथ, अम्ल व क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करें। अम्ल और क्षार के साथ जो अभिक्रिया नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, उदासीन ऑक्साइड। अब बात आती है उभयधर्मी ऑक्साइड की। उभयधर्मी क्या होता है, उभय शब्द किसके लिए लगता है, 2 के लिए लगता है। इसके मतलब क्या होगा, इसका एम्फी नेचर होगी। एम्फी का मतलब यहाँ पे एसिड और बेस दोनों के साथ इसकी रिएक्शन होगी, वो क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड। देखना बच्चों ध्यान से, मैंने कहा अम्ल और क्षार के साथ, अम्ल व क्षार के साथ अभिक्रिया होगी, दोनों के साथ अभिक्रिया होगी। तो जो अम्ल और क्षार के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड्स। अब बात आती है क्षारीय की। क्षारीय ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, खुद की नेचर कैसी है इनकी, बेसिक। ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं खुद क्या होते हैं, बेसिक। और रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एसिड के साथ, अम्ल के साथ है रिएक्शन, अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो क्षारीय ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स क्या कहलाते हैं, जो एसिड के साथ रिएक्शन करे वो क्या कहलाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। इसी तरीके से इसमें बात करें अम्लीय ऑक्साइड क्या होंगे, इनकी नेचर खुद की तो क्या होती है, एसिडिक, लेकिन किसके साथ रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ, क्षार के साथ रिएक्शन करेंगे, क्षार के साथ है
अभिक्रिया करे वो क्या कहलाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। जो क्षार के साथ अभिक्रिया करे वो क्या कहलाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। अब देखना बच्चों, कंपैरेटिवली मैंने क्लासिफाई किया, ऑक्साइड 4 तरीके के बताए। अब वो कौन कौन से कंपाउंड है जो इसके साथ रिएक्शन करेंगे। अब ध्यान में क्या रखना है, देखना ये जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं जो ऑक्साइड है, जिसकी नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर, जो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, इनके लिए ध्यान में रखना ये जो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी आयनिक प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, आयनिक प्रकृति। इनकी प्रकृति कैसी होती है, आयनिक प्रकृति के होते हैं। और ये जो अम्लीय ऑक्साइड्स होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, ये सहसंयोजक प्रकृति रखते हैं, कोवेलेंट नेचर, सहसंयोजक प्रकृति। तो ध्यान में रखना बच्चों इस चीज को। अम्लीय ऑक्साइड जो होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, वो क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे और इनकी जो नेचर होगी वो क्या होगी, कोवेलेंट नेचर होगी। इसका मतलब इसमें जो कैरेक्टर मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर मिलेंगे। और इसमें जो कैरेक्टर मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे। किसमें, बेसिक ऑक्साइड्स में। अब इनकी बात की जाए उदासीन और उभयधर्मी ऑक्साइड्स की, देखना बच्चों ध्यान से, इनको मैं एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को। देखना एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूं, ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो उदासीन ऑक्साइड है। एक तो होता है NO, NO क्या है, उदासीन ऑक्साइड होता है। एक होता है N2O, N2O को क्या बोला जाता है, लफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको क्या बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या होता है, एक तरीके का न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स की ओर बात कर रहा हूं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO क्या होता है, नाइट्रोसो, CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जैसे H2O, H2O भी क्या होता है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो इन चीजों ये एग्जांपल्स ध्यान में रख लेना आप लोग, जो क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड से होते हैं। अब बात आती है उभयधर्मी ऑक्साइड्स की, तो वे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से ऑक्साइड हैं जो एम्फीटेरिक होंगे। देखना बच्चों एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ। एग्जांपल जैसे बेरिलियम के जितने भी ऑक्साइड होंगे वो कौन से होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। एल्यूमिनियम के जितने भी ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे। इसके अलावा और बात की जाए तो जैसे टिन की, किसकी बात की जाए, टिन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, टिन की अगर बात की जाए तो टिन के ऑक्साइड भी क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। टिन में 2 तरीके के ऑक्साइड बनते हैं, एक तो SNO और एक SNO2। ये क्या हो गए, टिन के 2 तरीके के ऑक्साइड बन गए, SN और SNO2। इनकी नेचर कैसी होती है, उभयधर्मी या एम्फोटेरिक। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल और ध्यान में रखना, जैसे टिन के अलावा लेड, Pb के भी 2 ऑक्साइड, PbO और PbO2, ये भी क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। Pb के अलावा जैसे जिंक के मेन जो ऑक्साइड होते हैं, जिंक के मेनली ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर में होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर होती है उनकी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी नेचर क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है, उभयधर्मी होती है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान में रखना। ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। इस ऑक्साइड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। देखना नाइट्रस, ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो एग्जांपल्स ऐसे ध्यान में रख लेना, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के, टिन और लेड और जिंक के मेनली जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब बात आती है क्षारीय ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो जैसे इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को। देखना एग्जाम्पल से समझाता हूं। बेसिक का मतलब क्या है, बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, जो एसिड के साथ है रिएक्शन करे। एसिड के साथ अगर ये रिएक्शन करेंगे तो देखना बच्चों ध्यान से, इसकी नेचर कैसी है खुद की, बेसिक कैसे है, देखना Na2O सोडियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखना इसको अगर मैं इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं। तो देखना सोडियम प्लस और ऑक्सीजन -2, सोडियम प्लस और ऑक्सीजन -2। अब ये O-2 क्या करता है, वाटर के साथ
क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। O-2 क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करता है H2O के साथ, H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, इसमें से एक H प्लस OH माइनस और यहाँ से O-2 और एक H प्लस ले लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगी, 2OH माइनस, क्या बन जाएंगी, 2OH माइनस। 2OH माइनस का मतलब क्या होता है, OH माइनस का मतलब भी क्या होता है, बेस होता है। OH माइनस का मतलब भी क्या होता है, बेस। तो ये बेस क्या करेगा, किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा। दूसरे के साथ रिएक्शन करने का मतलब क्या है, ये जो बेस है, बेसिक ऑक्साइड है, ये क्या करेगा, किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये बेस क्या करेगा, किसी एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है। इस तरीके से इसका एग्जांपल मैंने बताया। इसके बाद अपन बात करते हैं एसिडिक की। देखिएगा, इस एसिडिक को ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसका भी एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। एग्जांपल जैसे H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2 क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। H2O प्लस CO2 मिलके H2CO3 बनाते हैं। जब इसका क्या होगा, अगर इसका डिसोसिएट किया जाए, इसको डिसोसिएट किया जाए तो क्या बनेगा, 2H प्लस CO3 माइनस 2, 2H प्लस CO3 माइनस 2। तो देखना बच्चों, मैंने कहा वाटर और CO2 मिलके क्या बनाते हैं, H2CO3। इसको जब डिसोसिएट किया जाता है तो ये क्या होता है, पहले तो H प्लस HCO3 माइनस में टूटेगा, उसके बाद वापस इसमें से H प्लस और निकल जाएगा, जिसके कारण क्या बनेगा, CO3 माइनस 2 और 2H प्लस। तो 2H प्लस, ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है, ये क्या कहलाते हैं, एसिड। H प्लस एसिड क्या होते हैं, H प्लस देते हैं। H प्लस का मतलब एसिड है, ये एसिड है, एसिडिक ऑक्साइड है। इसका मतलब क्या हुआ, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, किसी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, वो क्या कहलाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। तो ध्यान में रखना बच्चों, इन एग्जांपल्स को थोड़ा ध्यान में रखना। जैसे बेरिलियम, एल्यूमिनियम, टिन ज्यादातर ही पूछे जाते हैं, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, टिन, लेड और जिंक के। और इसमें से न्यूट्रल भी ध्यान रखना, NO, NO2, CO, H2O, इसका ध्यान में रखना बच्चों, नोट कर लो। तो ऑक्साइड्स की जो मैंने इसके क्लासिफिकेशन किया है, मैंने 4 तरीके से बताया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर अपन इसकी बात करेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑक्साइड किसको बोलते हैं, ऑक्साइड के कितने टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशन। तो कौन कौन से कंपाउंड है जो इसमें क्लासीफाई के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, नोट कर लो। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ऑक्साइड्स की अपने 4 तरीके से क्लासिफाई किया, उदासीन ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड। अब देखना बच्चों, इसी के रिगार्डिंग मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूँ। अपने जो अभी तक पढ़ा क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसी से कंक्लूजन निकलेगा। देखना क्या कंक्लूजन है। मैंने कहा आयनिक प्रकृति जो होती है वो क्षारीय ऑक्साइड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्षारीय ऑक्साइड में क्या होती है, ये आयनिक प्रकृति होती है, इनकी नेचर कैसी होती है, आयनिक होती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आयनिक लक्षण। आयनिक प्रकृति का मतलब क्या हो गया, आयनिक लक्षण। आयनिक लक्षण किसके समानुपाती बोल सकता हूं मैं, क्षारीय प्रकृति के। आयनिक लक्षण किसके समानुपाती बोल सकता हूं मैं, क्षारीय प्रकृति। क्यों, क्योंकि क्षारीय जो ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं, वो क्या करेंगे, उनकी नेचर कैसी होती है, आयनिक होती है। आयनिक होने का मतलब आयनिक लक्षण होंगे किसमें, बेसिक ऑक्साइड में। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो आयनिक कैरेक्टर है वो किसके समानुपाती हो गए, बेसिक नेचर के। तो देखना बच्चों, इसी के रिगार्डिंग अब यहाँ पे बात की जाए कोवेलेंट नेचर की। कोवेलेंट नेचर की बात करो, सहसंयोजक लक्षण की। सहसंयोजक लक्षण बताओ क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, अम्लीय प्रकृति के। क्योंकि अम्लीय ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, सहसंयोजक प्रकृति होती है उनकी। तो अम्लीय प्रकृति के क्या होंगे, ये समानुपाती होंगी। तो ये कंक्लूजन निकल गया, इसको ध्यान में रखना। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट। तो क्षारीय प्रकृति किसके समानुपाती होती है, आयनिक लक्षण के। और अम्लीय प्रकृति किसके समानुपाती होगी, सहसंयोजक लक्षण के। अब देखना बच्चों, इसी के रिगार्डिंग मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों को, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा चीजें।
देखिएगा, जैसे मैंने कोई ऑक्साइड लिया, जैसे लेट मैंने कोई कंसीडर किया कोई ऑक्साइड जैसे AO, ये कोई ऑक्साइड है, कोई भी एलिमेंट जिसका क्या है ऑक्साइड है, AO ये क्या है ऑक्साइड, ये क्या है कोई ऑक्साइड लिया मैंने, कंसीडर कर लिया। A और O मिलकर क्या बनाते हैं कोई ऑक्साइड बनाते हैं, ये ऑक्साइड। अगर मैं इसमें कहूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एटम, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी मान लेता हूं मैं, X से A मान लेता हूं, A की विद्युतीयता कितनी मान ली X से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इसकी कितनी मान लेता हूं मैं X से O मान लेता हूं, A की कितनी मानी X से, O की कितनी मानी X से O। अब देखना, अगर मैं यहां से डिफरेंस लूं, डिफरेंस ले लिया जाए, यदि X से O माइनस एक्स ए, डिफरेंस ले लिया मैंने XO माइनस एक्स से, ये क्या हो ज्यादा हो, हाई हो। ज्यादा होने का मतलब ये ज्यादा कब होगा, ये जो डिफरेंस है विद्युत ऋणता का डिफरेंस, ये ज्यादा कब होगा अगर A की विद्युत ऋणता कम हो और O की विद्युत ऋणता ज्यादा हो, तब ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी ज्यादा आएगी। अगर मैं इसका रिवर्स बोल दूं कि A की विद्युत ऋणता ज्यादा है, O की विद्युत ऋणता कम है, तो ये वैल्यू क्या आएगी कम आएगी। मैंने क्या कहा, ये जो डिफरेंस है विद्युत ऋणता का ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब A की विद्युत ऋणता कम है, O की विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो देखना बच्चों ध्यान से, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि जो एलिमेंट है A, तत्व A की विद्युत ऋणता क्या है कम है, विद्युत ऋणता कम, तत्व A की विद्युत ऋणता क्या है कम है, जिसके कारण ये जो डिफरेंस है वो ज्यादा आएगा। अब देखना बच्चों, अगर विद्युत ऋणता का डिफरेंस ज्यादा है, अगर विद्युत ऋणता का डिफरेंस से ज्यादा है, देखना अगर डेल्टा X ज्यादा है, विद्युत ऋणता का डिफरेंस ज्यादा है, तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में बात की थी कि विद्युत ऋणता में अंतर जितना ज्यादा होगा उस बॉन्ड की पॉलरिटी उतनी ही ज्यादा होगी, बॉन्ड पॉलरिटी, बॉन्ड पॉलरिटी उतनी ज्यादा होने का मतलब A और B के बीच क्या है कोई बॉन्ड बना हुआ है। अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, सहसंयोजक लक्षण कम होंगे और आयनिक लक्षण क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, आयनिक लक्षण बढ़ेंगे और सहसंयोजक लक्षण कम हो जाते हैं। तो ये मैंने कंपाउंड लिया जिसमें विद्युत ऋणता अगर दोनों के बीच क्या है डिफरेंस ज्यादा है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उस बॉन्ड में पॉलरिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। इसका मतलब सहसंयोजक लक्षण में आयनिक वेक्टर क्या होंगे ज्यादा होंगे, सहसंयोजक बंध क्या होगा यहाँ से ब्रेक होता जाएगा। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अगर विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, आयनिक वेक्टर ज्यादा होंगे, आयनिक लक्षण ज्यादा होंगे। तो तत्व A की, अगर तत्व A की विद्युत ऋणता कम है, तत्व A की विद्युत ऋणता कम होगी, ये डिफरेंस क्या आएगा ज्यादा आएगा। तो विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा आने का मतलब क्या हुआ, अगर विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा है, अगर विद्युत ऋणता में अंतर क्या हो ज्यादा हो तो उसके लिए क्या होगा, पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होने का मतलब उसमें आयनिक लक्षण या आयनिक प्रकृति उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अगर ये डिफरेंस ज्यादा है, अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, आयनिक लक्षण ज्यादा होंगे, आयनिक लक्षण ज्यादा होगा, आयनिक लक्षण इंक्रीज, आयनिक लक्षण ज्यादा हो गया। अगर आयनिक लक्षण ज्यादा है तो यहाँ पे इसका रिवर्स क्या बोल सकता हूं मैं, सहसंयोजक लक्षण क्या हो गया कम हो गया। इसका रिवर्स क्या होगा, सहसंयोजक लक्षण कम हो गया। आयनिक लक्षण ज्यादा है, देखना बच्चों आयनिक लक्षण अगर ज्यादा है तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको, क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी ज्यादा होगी। इसी के रिगार्डिंग अपन ने क्या कैलकुलेट कर ली, क्षारीय प्रकृति भी देख ली, क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी ज्यादा, क्योंकि एक दूसरे क्या होती हैं प्रोपोर्शनल होती हैं। तो आयनिक लक्षण ज्यादा तो क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी ज्यादा होगी। इसका रिवर्स क्या बोलेंगे, सहसंयोजक लक्षण कम हो गए और अम्लीय प्रकृति क्या हो गई कम हो गई। इस तरीके से तो एक को ध्यान में रखना, दूसरे को अपने कंपेरेटिवली अपने आप याद रह जाएगा। ये बात हो गई किसकी, कि विद्युत ऋणता में डिफरेंस किसी भी ऑक्साइड का अगर विद्युत ऋणता में डिफरेंस क्या हो ज्यादा हो तो आयनिक लक्षण ज्यादा होंगे, क्षारीय प्रकृति ज्यादा होगी। अब देखना बच्चों ध्यान से, तो यहाँ पे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, ये जो क्षारीय प्रकृति है, क्षारीय प्रकृति इस एलिमेंट A की, इस एलिमेंट A की विद्युत ऋणता क्या होगी कम हो गई। अगर
एलिमेंट ए की विद्युत ऋणता कम हुई, जब ए के एलिमेंट की विद्युत ऋणता कम होगी तो डिफरेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। देखना एक तो होता है डिफरेंस एक इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये जो एटम है, ये एटम ए, ये क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, ये एटम ए ऑक्साइड बनाएगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बात को डिसाइड करेगी, तो उसकी एसिडिक और बेसिक नेचर को। तो इस ऑक्साइड की जो एसिडिक और बेसिक नेचर है इस एटम की रेलेवेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस एलिमेंट की विद्युत ऋणता कम है, अगर इस एलिमेंट की विद्युत ऋणता कम है तो क्या होगा, डिफरेंस ज्यादा आएगा, डिफरेंस ज्यादा है तो क्षारीय प्रकृति ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस एलिमेंट पर, इस एलिमेंट की विद्युत ऋणता पर डिपेंड करी है इसकी क्षारीय प्रकृति। कैसे रिलेशन कैसा होगा, अगर एलिमेंट, इस एलिमेंट की ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो क्षारीय प्रकृति ज्यादा है। तो यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन क्या देखने को मिल सकता है, क्षारीय प्रकृति और इस एलिमेंट ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, अगर क्षारीय प्रकृति देखना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की कम है तो क्षारीय प्रकृति ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होगा, रिलेशन होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना, इस फॉर्मूले को काम आएगा ये एग्जांपल्स में। देखना क्षारीय प्रकृति क्या हो गया, विद्युत ऋणता के, मैंने क्या बोला यहाँ पे, विद्युत ऋणता बोलिए, एक एलिमेंट एटम जो ए है इसे ए की विद्युत ऋणता बोलिए, ना कि डिफरेंस बोला है, डिफरेंस नहीं बोला, ध्यान से देख लेना। इस एलिमेंट एटम जो ए है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलिए, ना कि डिफरेंस बोला है। अब इसी रिगार्डिंग बात करें तो अगर ये क्या होता, इसका रिवर्स होता, रिवर्स होने का मतलब अगर मैं यहाँ पे किसकी बात कर लूं, जैसे किसकी बात होगी, क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति का मतलब क्षारीय लक्षण। अब अगर बात करें यहाँ पे, अगर ए की विद्युत ऋणता क्या होती, ज्यादा होती, अगर ए की विद्युत ऋणता ज्यादा होती तो ये डिफरेंस क्या आता, कम आता। डिफरेंस कम आएगा तो आयनिक लक्षण कम हो जाते, सहसंयोजक लक्षण बढ़ जाते, सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे तो क्या होगी, अम्लीय प्रकृति कम होगी, उसकी क्षारीय प्रकृति कम होगी और अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। इसका मतलब अम्लीय प्रकृति क्या होगा, अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति क्या होगी, देखना इस रेलिवेंट एटम जो ए है इसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बढ़ा दूं, ये बढ़ने से क्या होगा, ये रेलिवेंट जो डिफरेंस आएगा कम आएगा। इसका मतलब इस एलिमेंट ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो अम्लीय प्रकृति क्या होगी, अगर ये डिफरेंस कम आएगा, अगर ये डिफरेंस कम आएगा तो आयनिक लक्षण कम हो जाएंगे और क्या होगा, यहाँ पे सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे, सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वो अम्लीय प्रकृति भी ज्यादा होगी। अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी मतलब इस रेलिवेंट ए की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो अम्लीय प्रकृति भी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो ये दोनों ध्यान में रखना रिलेशन, अम्लीय प्रकृति या अम्लीय लक्षण बोल दो, क्षारीय लक्षण बोल दो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एक तो क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल, एक होता है प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम की, इस ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति भी कम होगी। अगर इसकी ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यहाँ पे क्षारीय प्रकृति ज्यादा होगी। तो नोट कर लो बच्चों, ये कंपैरेटिवली बात होगी एसिडिक और बेसिक नेचर की, किसके आधार पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। चलिएगा अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसी कंक्लूजन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं पेरियोडिसिटी की, पेरियोडिसिटी का मतलब आवर्त सारणी में अगर मैं बात करूं पीरियड और ग्रुप में, ध्यान में क्या रखना है उस चीज को मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखना अभी तक जो पढ़ा उसका कंक्लूजन निकाल रहा हूं मैं, वही ध्यान में रख लेना, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिएगा देखना कंक्लूजन क्या निकला। अगर आवर्त में मैं बात करूं, आवर्त में लेफ्ट टू राइट चला जाता है, बाएं से दाएं चला जाता है। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है क्योंकि साइज कम होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी, अम्लीय प्रकृति भी ज्यादा होगी। ये किसकी बात होगी, आवर्त में। इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं, अम्लीय प्रकृति ज्यादा होने का मतलब क्षारीय प्रकृति कम हो गई। एक को ध्यान में रख लो और दूसरा अपने आप में हो जाएगा। अब वर्ग में बात करते हैं, वर्ग में टॉप टू बॉटम चला जाता है, टॉप टू
बॉटम। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, विद्युत ऋणता कम होती है। अगर विद्युत ऋणता कम है तो क्षारीय प्रकृति क्या होगी, ज्यादा होगी। क्षारीय प्रकृति ज्यादा होगी। तो ये कंक्लूजन निकल गया। इसी के रिगार्डिंग अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन दोनों को ध्यान में रखना कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। नोट कर लो इसको। उसके बाद अपन चलेंगे एग्जांपल्स पर। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। अभी तक जो पढ़ा उसके रिगार्डिंग एग्जांपल सोल्व कैसे किए जाते हैं ऑक्साइड्स में। ऑक्साइड में जो रेलिवेंट इसका जो नेचर पता किया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर, कैसे पता करेंगे देखना। चलिए एग्जांपल, जैसे लिथियम ऑक्साइड, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से रेलिवेंट इनके क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स बनेंगे। इनको मैं थोड़ा दूर लिख देता हूं जिससे इनके ऑक्साइड बने तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आए। जैसे लिथियम ऑक्साइड हो गया। इसके बाद अपन बात करें तो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके क्या बनाने हैं, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड कैसे बनेंगे देखना। लिथियम ऑक्साइड Li2O, बेरिलियम का ऑक्साइड BeO, इसके चार्ज के अकॉर्डिंग अपन ऑक्साइड बनाएंगे। और बोरॉन का क्या होता है ऑक्साइड, बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है, +3। बोरॉन की वैलेंसी +3, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, इसका मतलब ऑक्साइड कितना होगा, B2O3। B2O3 क्या होता है, बोरॉन का ऑक्साइड। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, +4, और एक ऑक्सीजन पर कितना लगेगा, -2, तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 2 होंगी। तो यहाँ पे -4, यहाँ पे +4, तो क्या बनेगा, CO2। नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन पर अगर वैलेंसी की बात की जाए इसका ऑक्साइड कैसे बनेगा, तो नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, N2O5 +5 वैलेंसी। अगर इसकी बात करें तो ऑक्सीजन कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो N2O5 क्या हो गया, ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। इसमें बताना है कि इन ऑक्साइड्स की नेचर कैसी होगी, इन सभी ऑक्साइड्स की नेचर बतानी है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स कि एसिडिक, बेसिक है या एम्फोटेरिक है या न्यूट्रल है। तो देखना कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले रेलिवेंट एटम चेक करेंगे। रेलिवेंट एटम का मतलब लिथियम एटम ए की बात करें अपन, जैसे अपन एग्जांपल में पढ़ा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये एटम हो गए। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर अपन क्या बताएंगे, ऑक्साइड्स की नेचर। तो देखना बच्चों, अगर मैं बात करूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो अगर यहाँ से कहाँ चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। पीरियड ए की पीरियड के एलिमेंट है, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो अम्लीय प्रकृति भी क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो अम्लीय प्रकृति भी बढ़ेगी, क्योंकि सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं, अम्लीय प्रकृति भी बढ़ेगी। अब देखना बच्चों, इनकी रेलिवेंट अगर बात की जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है। अम्लीय प्रकृति बढ़ने का मतलब ये जो है B2O3, CO2, N2O5, इनकी क्या होती है नेचर, अम्लीय प्रकृति होती है। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है, तो ये क्या होंगे, एसिडिक होंगे। मैंने कहा बेरिलियम और एल्यूमिनियम को कुछ एग्जांपल्स की बात की थी। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है, एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक का मतलब वो बेधर्मी होते हैं। मैंने एग्जांपल में लिखाया था बेरिलियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, टिन के, लेड के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर, बेधर्मी प्रकृति के होते हैं। और लिथियम का जो ऑक्साइड है ये कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है।
इसका मतलब देखना, ये जो ऑक्साइड है कैसे नेचर का, इसका नेचर कैसी है, बेसिक। तो बेसिक से एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक से एसिडिक, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। तो ये एग्जांपल हो गया। इसी के रिगार्डिंग अपन कुछ एग्जांपल्स की ओर बात करें, जैसे एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड और सीजियम ऑक्साइड। इनकी रेलिवेंट चेक करना है, इनकी नेचर कैसी होगी, ऑक्साइड्स की नेचर कैसी होगी। तो देखना, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रेलिवेंट एटम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसका मतलब टॉप टू बॉटम चल रहे हैं। टॉप टू बॉटम, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वहां पे क्या होगा, क्षारीय लक्षण ज्यादा होंगे, क्षारीय प्रकृति या क्षारीय लक्षण क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्षारीय प्रकृति ज्यादा। तो लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, टॉप टू बॉटम क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। अब देखना, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, इनकी क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। तो अगर यहां से यहां चलें, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति सबसे ज्यादा किसकी, सीजियम ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति सबसे ज्यादा और इसकी क्षारीय प्रकृति सबसे कम। इसकी क्षारीय प्रकृति सबसे कम होने का मतलब क्या हुआ, इसकी नेचर कैसे होगी, इसके कंपैरेटिवली जब बात करेंगे तो इसकी जो क्षारीय प्रकृति कम है, कम होने का मतलब इसकी अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा है। रेलिवेंट चेक कर लेना। इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर अपन क्या बताते हैं, इसमें एसिडिक और बेसिक नेचर या एम्फोटेरिक या इसकी न्यूट्रल ऑक्साइड से जो नेचर होती है ऑक्साइड्स की, वो चेक की जाती है। नोट कर लो इसको। तो ये जो ऑर्डर है ये किसका हो गया, बेसिक नेचर का। ये जो ऑर्डर है सबसे ज्यादा किसकी, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, ये किसका ऑर्डर है, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर का ऑर्डर हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं कहूँ तो ये ऑर्डर किसका है, एसिडिक नेचर का। सबसे ज्यादा किसकी, N2O5 के एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। इसकी बतानी है रेलिवेंट ऑक्साइड की नेचर कौन सी है, किस तरीके से किसकी रेलिवेंट नेचर ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो चेक करते हैं, देखना। सबसे पहले एटम चेक करेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो यहाँ से कहाँ चला जा रहा है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है, टॉप टू बॉटम चलेंगे। टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बेसिक नेचर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब टॉप टू बॉटम चलने पर बेसिक नेचर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो टॉप टू बॉटम चलेंगे, बेसिक नेचर इंक्रीज होने का मतलब सबसे ज्यादा बेरियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड की सबसे कम। तो बेसिक नेचर, ये ऑर्डर किसका हो गया, बेसिक नेचर का। तो बेसिक नेचर सबसे ज्यादा किसकी, रेलिवेंट अपन कंपैरेटिवली बात करें तो बेरियम ऑक्साइड की बेसिक नेचर सबसे ज्यादा। अगर इसमें क्या पूछ ले, एसिडिक नेचर का ऑर्डर पूछ ले तो इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब बेरियम ऑक्साइड की एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके बाद इन सभी की। तो रेलिवेंट इसका क्या कर देना, जस्ट रिवर्स। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे CO2। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, CO2, SiO2, सिलिकॉन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, जर्मेनियम के ऑक्साइड, टिन के ऑक्साइड और लेड के ऑक्साइड। देखना
इसमें बताना है इसकी नेचर कैसी होगी, किन किन ऑक्साइड्स की नेचर क्या क्या होगी, ये चेक करना है। तो रेलिवेंट एटम चेक कर लेते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड चेक करते हैं। देखना कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसका मतलब टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम। अगर टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो क्या होगा, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बेसिक नेचर ज़्यादा होगी, बेसिक नेचर ज़्यादा, बेसिक नेचर ज़्यादा होगी। अब देखना बच्चों ध्यान से, बेसिक नेचर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इसमें अगर अपन बात करें टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इसकी सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर। अगर ये बात करें इसकी, अपने से क्या पूछ ले, एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ, क्या पूछ ले क्वेश्चन में, एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ। क्या बताना है, एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ, किसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा है, किसकी एसिडिक नेचर कम है। तो मैंने कहा जब ये टॉप टू बॉटम जाएंगे इसका मतलब बेसिक नेचर बढ़ेगी, इसका मतलब PbO2 की बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा, तो इसकी एसिडिक नेचर सबसे कम। और यहाँ से अगर बात करें तो इसकी जो बेसिक नेचर है सबसे कम, इसका मतलब इसकी एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा। तो CO2 क्या होता है, मोर एसिडिक होता है कंपेरेटिवली अदर। तो ये ऑर्डर किसका हो गया, एसिडिक नेचर का। इसका जस्ट रिवर्स क्या होगा, बेसिक नेचर का। तो बेसिक नेचर इधर से इधर बढ़ रही थी और अम्लीय प्रकृति क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज़्यादा इसकी और PbO2 की सबसे कम होगी एसिडिक नेचर, नोट कर लो। चलिएगा बच्चों, ये बात होगी एग्जाम्पल्स की। अगर बात कर ली जाए, अभी तो अपने जो एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे इसमें क्या था, कंपेरेटिवली अपन बात की एक ही ऑक्साइड की, अगर एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड की बात कर ले, अगर एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड की बात कर ले तो उसमें क्या होगा देखना। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा। ये एग्जाम्पल बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है, अपना जो कंसेप्ट है वो अपने इसमें अप्लाई कर रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग अपन ऑक्साइड्स की नेचर चेक कर रहे हैं। तो एक ही अगर किसी भी एलिमेंट का कोई एक एलिमेंट है, उसका रिलेवेंट क्या है, कोई ऑक्साइड है, एक ही एलिमेंट का रिलेटिव जो ऑक्साइड्स होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही एलिमेंट जो ज्यादा से ज्यादा क्या देते हैं, ऑक्साइड देते हैं, उसमें अम्लीय प्रकृति कैसे डिसाइड होती है उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखना, नोट लगा के एक चीज नोट कर लेना आप लोग, देखना बच्चों ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। देखना, एक ही तत्व की ऑक्साइड, एक ही तत्व की ऑक्साइड, एक ही तत्व के ऑक्साइड होने का मतलब जितने भी ऑक्साइड होंगे वो एक ही एटम से, एक ही एलिमेंट के क्या होंगे, ऑक्साइड्स होंगे। तो जितने भी ऑक्साइड हैं, अगर बहुत सारे ऑक्साइड हैं, एलिमेंट क्या हो, उसमें एटम क्या हो, सेम हो, तो उसकी जो अम्लीय प्रकृति डिसाइड होती है वो किसके द्वारा डिसाइड होती है, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति किसके समानुपाती होगी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। पॉजिटिव धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था से क्या होती है, समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ये ध्यान में रखना कि अगर एक ही तत्व के बहुत सारे ऑक्साइड हैं तो उसमें अम्लीय प्रकृति कैसे बताई जाती है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग बताई जाती है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज्यादा होगी उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही ज्यादा होगी। ये कब है, जब एक ही एलिमेंट के क्या हो, ऑक्साइड हो। ध्यान से देखना बच्चों, कंडीशन अप्लाई कर दी, एक ही तत्व के ऑक्साइड मतलब एलिमेंट तो एक ही हो, उसके ऑक्साइड क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तो उसमें अम्लीय प्रकृति कैसे डिसाइड होगी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के समानुपाती। कैसे, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, देखिएगा। एग्जांपल क्या है, जैसे N2O, N2O, NO, N2O3, NO, N2O3, N2O4, N2O4 और N2O5। क्या बतानी है, एसिडिक नेचर बतानी है, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखना,
एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड होने का मतलब ये जो एलिमेंट है एटम ए, जो एलिमेंट ए होता है उसमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो मैंने कहा जब एक ही तत्व के ऑक्साइड बहुत ज्यादा हो, एक ही तत्व के ऑक्साइड हो, तो उसमें रेलेवेंट जो एसिडिक नेचर बताई जाती है वो उनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सभी की, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव की सबसे ज्यादा आएगी वहां पे क्या होगा, उसकी एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगी। तो चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, कैसे निकाली जाती है उसकी मैं बात कर रहा हूं। नाइट्रोजन की सभी में क्या चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको अपन क्या मान लेंगे, x। नाइट्रोजन कितने हैं, 2x। एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना, -2। इस पूरे कंपाउंड पर चार्ज कितना, 0 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है। कैसे, ध्यान से देखना, जिस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको x मान लो। कितने हैं नाइट्रोजन, 2। एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, तो इसके साथ -2। पूरे कंपाउंड पर चार्ज कैसा, 0 इजिकल टू 0। तो यहां से निकाल लेते हैं 2x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2x इजिकल टू क्या आ जाएगा, +1। तो इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। इसमें निकालते हैं, नाइट्रोजन की निकालनी है, एक ही है तो x, -2 इजिकल टू क्या होगा, 0, x इजिकल टू क्या आ जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें निकालते हैं तो 2x, -1 ऑक्सीजन पर -2, तो 3 ऑक्सीजन है तो -6 इजिकल टू 0। तो 2x बराबर क्या होगा, 6, x बराबर क्या हो जाएगा, +3। इसमें निकालते हैं 2x, -1 ऑक्सीजन पर -2, 2 4 पे कितना होगा, 8। तो 2x बराबर क्या होगा, 8। 2x बराबर -8 बराबर 0, तो 2x बराबर 8, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पे निकालते हैं 2x, -10 बराबर 0, 2x इजिकल टू 10, x इजिकल टू कितना आ जाएगा, +5। अब देखना बच्चों, ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, सभी में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इससे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +1, इसकी कितनी आई, +2, इसकी +3, इसकी +4 और इसकी +5। तो एक ही एलिमेंट के अगर ऑक्सीडेशन क्या हो, ऑक्साइड्स हो, एक ही एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स प्रेजेंट हो, तो उसमें एसिडिक नेचर किसके द्वारा डिसाइड होती है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होती है उसमें अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा होगी। तो N2O5 में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है, +5, और यहाँ पे प्लस है 1। तो जिसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम उसकी अम्लीय प्रकृति कम, जिसके लिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा अम्लीय प्रकृति भी ज्यादा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा किसका, एसिडिक नेचर का। तो इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, नोट कर लो इसको। चलिएगा एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। देखिएगा एक दो एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें आप लोगों को बताना है एसिडिक नेचर किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। अगर बात की जाए तो अदर एटम्स में जैसे टिन ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड, दो तरीके के होते हैं ऑक्साइड टिन के, इन दोनों में आप लोगों को बताना है एसिडिक नेचर किसकी ज़्यादा होगी, एसिडिक नेचर किसकी ज़्यादा है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे आयरन का ऑक्साइड FeO और एक मैं ले लेता हूँ Fe2O3। इसमें आप लोगों को क्या बताना है, बेसिक नेचर बतानी है। जरूरी नहीं है एसिडिक नेचर ही पूछे, क्या पूछ सकता है बेसिक नेचर, तो एसिडिक नेचर का क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। चलिएगा सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन क्या है, यहाँ पे भी कार्बन यहाँ पे भी कार्बन, एटम क्या है सेम। एक ही एटम के ऑक्साइड, एक ही एटम के ऑक्साइड, एक ही एटम के ऑक्साइड, एसिडिक नेचर पूछ रहा है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या होगा, समानुपाती होगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। तो इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो x मान लेते हैं इसको। एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना, -2, पूरे कंपाउंड पर 0 चार्ज, x इजिकल टू क्या आ जाएगा, +2। इसी तरीके से x, एक ऑक्सीजन पर -2, 2 पे -4 इजिकल टू 0, x बराबर क्या आ जाएगा, +4। तो जिसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है उसकी एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगी। इसका मतलब CO2 क्या होता है, मोर एसिडिक होता है कंपैरेटिवली CO।
इसमें भी बात करते हैं। टिन में टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो x एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज इजिकल टू पूरे कंपाउंड पर 0, x इजिकल टू क्या आएगा +2। एक टिन पर कितना चार्ज, एक टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो x एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज 2 पर -4 इजिकल टू 0, x इजिकल टू क्या आ जाएगा +4। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है उसकी क्या होती है एसिडिक नेचर ज्यादा होती है। तो टिन ऑक्साइड SnO2 इज मोर एसिडिक देन SnO। इन दोनों में बात की जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। x की Fe की निकालनी है तो x मान लेते हैं, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज इजिकल टू क्या होगा पूरे कंपाउंड पर 0 चार्ज, x इजिकल टू +2। इसमें निकालते हैं तो 2 आयरन है तो 2x, एक ऑक्सीजन पर -2 3 पे -6 इजिकल टू 0, 2x बराबर 6, x बराबर क्या आ जाएगा +3। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा, लेकिन अपने को एसिडिक नेचर नहीं पूछी। Fe2O3 वो क्या होता है, इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा आएगी, लेकिन अपने को क्या पूछा है बेसिक नेचर पूछा है। तो बेसिक नेचर जस्ट उल्टा, जिसकी एसिडिक नेचर ज्यादा उसकी बेसिक नेचर कम। तो ये एग्जाम में टाइप ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से पूछते जाते हैं। रेलिवेंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से ध्यान में रखना होता है कि किसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, किसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी। नोट कर लो। चलिए बच्चों, ये बात हो गई किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर अपने बात की ऑक्साइड्स की नेचर कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसकी नेचर किस तरीके से होगी, उसकी क्लासिफाई की थी। ऑक्साइड किस तरीके का होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या एम्फोटेरिक होगा या न्यूट्रल होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों, थैंक यू।